जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम एसआई के लिए संविधान और सम्मान ज्ञान का प्रैक्टिस सेट सीरीज चालू किया थी। उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 27 है। इसके पहले हमने 1 से 26 तक के आपके प्रैक्टिस कंप्लीट करवा दिए। अगर जो आपने नहीं किया है तो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं। ठीक है। और अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसका पहला क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, निम्नलिखित में से भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन है, हमें बताना है। तो इनमें से भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन थे, तो वो थे आपके विनोबा भावे। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है, सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था। तो इनमें से क्या चीज है जो सिंधु सभ्यता में निर्यात की जाती थी, तो वह है आपका सूती वस्त्र जो थी, वह आपका अरब प्रायद्वीप को निर्यात की जाती थी। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी भूराजस्व प्रणाली में मूल इकाई के रूप में गांव को आधार माना जाता था। तो गांव जो होता था, गांव को महल कहा जाता था। तो मतलब महल शब्द से ही महलवाड़ी प्रणाली का विकास किया गया था। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, हमें बताना है। यह क्वेश्चन सुबह हम लोग जो मूल विधि का प्रैक्टिस सेट सीरीज किए हैं, उसमें यह क्वेश्चन हम लोगों ने सुबह भी कवर किया है, और इस वीडियो में भी यह क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हुआ है। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो होता है वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है इसमें, तो इसमें से कौन सा विटामिन है, तो विटामिन बी 3 जो है वो मानव के शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, डाट डाट का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो इसमें से किनका प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने में किया जाता है, हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अनीमोमीटर जो होता है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब खाने में लंबे समय तक हरी सब्जी का प्रयोग नहीं किया जाता है तो निम्न में कौन सी बीमारी हो जाती है, हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, रात्रि अंधता मतलब रतौंधी जो होती है, वह ना मतलब वह बीमारी हो जाती है जब आप लोग हरी सब्जी खाने में कम यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। सी AsO4.2H2O ड्रगशॉट का रासायनिक सूत्र है। तो इसमें किसका रासायनिक सूत्र हमें बताना है। तो यह जो है आपका जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताजमहल बेरंग क्यों हो रहा है, हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो यह अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है। जो सल्फर डाइऑक्साइड जो मतलब HNO और SO2 जो होता है उसकी जब अधिकता जल में होता है तो वही अम्ल वर्षा कहलाती है। तो इसकी वजह से जो ताजमहल है ना वह बेरंग हो रहा है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी यहीं पर वही एसिड रेन या जल अम्ल वर्षा जो होता है, सेम ही इन दोनों का मतलब है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है। तो यह किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया हमें बताना होगा। तो इसका जो ऑप्शन दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही हो जाएगा। अर्थात अनुच्छेद 143 में यह वर्णित है कि जो राष्ट्रपति होता है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ठीक है, लेकिन जो परामर्श उसको मिलेगा तो वह बात नहीं है कि वह परामर्श माने, उसके मनोचित पर मतलब डिपेंड करेगा। वह मानना चाहे तो माने, ना मानना चाहे तो नहीं मानेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है। महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है, तो यह किस अनुच्छेद के तहत किया गया हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 165 के तहत जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं उनका सृजन किया गया है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है, हमें बताना है। तो इसमें से किस शब्द का उल्लेख नहीं था, हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता, जो शब्द था वह उस समय इसमें नहीं शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान करना है। एक तरफ लेखक है और एक तरफ उनकी पुस्तकें दी गई हैं। ठीक है, हमें बताना है कौन सा है जो यह सही है इनमें से। तो बीइंग इंडिया जो पुस्तक है या किनकी, तो पवन शर्मा जी की है पुस्तक। तो यार ये तो पहले ही मिल गया ना, मुझे लग रहा है। देखो,
बीइंग इंडिया हमें पता था पवन शर्मा जी की पुस्तक है, तो पवन शर्मा जी का लगाया है, मतलब एक का दो, तो एक का दो तीसरे ऑप्शन में ही दे रहा है। चलो यही हो जाएगा फिर तो। और बाकी देख लेते हैं क्या है। तो द ब्रोकन विंग या सरोजनी नायडू जी की हो जाएगी फिर। और चंद्रालिका या रविंद्रनाथ टैगोर जी की है। माया मास्टर विवेकानंद स्वामी जी की है। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत देश की समाजवादी साख को कमजोर किया है? तो इसमें से किसने मतलब समाजवादी साख को कमजोर किया, हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह नई आर्थिक नीति जो थी वह आपका समाजवादी साख को कमजोर किया था, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आयकर 1961 के संबंध में डीटीएए का पूर्ण रूप डॉट डॉट है। तो पूर्ण रूप हमें सीधा सा बताना है डीटीएए का क्या है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो होता है वो आपका डीटीएए कहलाता है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी हमें बताना है। तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1923 में हुई थी। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है। 2002 में भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो किस संशोधन के तहत एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो वह हो जाएगा आपका 86वें संविधान संशोधन के तहत एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। चलिए, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया है बताना है। तो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन किया गया था वो 1925 में किया गया था। और यह कहाँ पर किया गया था? तो ये आपका कानपुर में किया गया था। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1946 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन तेभागा आंदोलन शुरुआत किया गया था? तो तेभागा आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था वह आपका सॉरी बंगाल में हुआ था ना। हाँ, बंगाल में हुआ था, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में संक्रामक या संसर्गजन्य रोगों का विषय डांट डांट का एक भाग है, तो इसमें से किसका भाग है हमें बताना है। तो इसमें जो समवर्ती सूची का यह भाग है, ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, चींटियों के हमले से फसल की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है हमें बताना है। तो कपूर का प्रयोग किया जाता है जब चींटियां फसलों में हमला करती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बगान फसल नहीं है। तो मोटे अनाज जो होते हैं वो बगान फसल में नहीं आते हैं। बाकी जो चाय होती है ये भी आपकी बगान में ही होती है, कॉफी है ये भी बगान में होती है, और आपका जो काजू होती है ये भी बगान में होती है। ठीक है, लेकिन मोटे अनाज जो है ये आपके बगान में नहीं आते हैं। चल आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात विश्व में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। विश्व के किस भाग को हरिकेन नाम से जाना जाता है हमें बताना है। हरिकेन के नाम से इसमें से जो चक्रवात आते हैं वो कहाँ पर जाना जाता है, किस क्षेत्र में हरिकेन नाम से चक्रवात को जाना जाता है हमें बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा अटलांटिक में जो मतलब उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उनको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, और जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं आपके मतलब विषुवत रेखा के आसपास ही आते हैं। कर्क और मकर रेखा का जो बीच वाला क्षेत्र होता है इसमें आते हैं। तो इसमें आपका जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो आते हैं उनको बिली बिली कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में जो आते हैं उसको बिली बिली कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दे रहा है। निम्नलिखित राज्यों में उनकी मानसून आरंभ होने की तिथियों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जब मानसून भारत में प्रवेश करता है तो उनका आरोही क्रम मतलब पहले से लास्ट के क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तो जो मानसून भारत में जब प्रवेश करता है तो यह हिंद महासागर से प्रवेश करता है। तो हिंद महासागर से जब प्रवेश करता है तो इसकी दो शाखाओं में यह विभाजित हो जाता है, एक अरब सागर की शाखा में और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा में। अरब सागर वाली जो शाखा होती है वो सबसे पहले केरल राज्य में टकराती है। ठीक है, और जो बंगाल की खाड़ी वाली जो होती है शाखा वो सबसे पहले पश्चिम बंगाल में जाके टकराती है। तो उस हिसाब से जो इसमें हो जाएगा तो पहले केरल आएगा, फिर आपका पश्चिम बंगाल आएगा, फिर आपका उत्तर प्रदेश आएगा, फिर राजस्थान आएगा। ठीक है, तो यह जैसे पश्चिम बंगाल से टकरा के फिर यह आपका उड़ीसा, बिहार झारखंड, फिर उत्तर प्रदेश से होते हुए फिर उत्तराखंड। उत्तराखंड में अधिक बारिश करती है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं, तो उनसे बादल जो होते हैं ना वो टकरा के वर्षा करते हैं। ठीक है, तो इसका जो सिक्वेंस होगा
वो हो जाएगा आपका 3, अर्थात केरल, फिर पश्चिम बंगाल आएगा, फिर आपका उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में जो दे रहा है, वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है। कलपक्कम में स्थित है, तो कलपक्कम में क्या स्थित है हमें बताना है। तो परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है, मतलब कलपक्कम जो है वह क्या, मतलब क्या स्थित है कलपक्कम में, तो परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आ, कभी संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ है। तो इनका एक तो जन्म को लेके विवाद ही रहा है, आप लोगों को पता ही होगा। तो फिलहाल इनका जो जन्म माना जाता है ना, तो वाराणसी में ही माना जाता है। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का आरंभ निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था, हमें बताना है। तो साक्षरता मिशन का जो शुरुआत किया गया था, यह किस वर्ष किया गया था। तो यह जो है आपका 1988 में किया गया था। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित को से तल तक उनके पदक्रम के अनुसार लिखना है। तो इसमें से हमको इनका जो पदक्रम है वो बताना है। शीर्ष मतलब ऊपर से नीचे के क्रम में इनको लगाना है। तो जो इसमें सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वह होता है पुलिस उप महानिरीक्षक, अर्थात डी आएगा। तो डी तो 3 जगह दे रहा है, ठीक है, बी में दे रहा है और सी और डी में दे रहा है, लेकिन ए में नहीं दे रहा, तो ये तो काट दो। ये काट दिया हमने, से ये हमने हटा दिया। अब हमारे पास बचे कितने, 3। तो 2 जगह सी दे रहा है, फिर ए दे रहा है। तो उप महानिरीक्षक के बाद जो अधिकारी आता है वह पुलिस अधीक्षक आएगा। तो अर्थात सी का भी आपका कट जाएगा, क्योंकि ए है उसमें दे रहा है, लेकिन सी 2 में दे रहा है। ठीक, फिर उसके बाद आपका क्या आएगा, अपर पुलिस अधीक्षक आता है। तो ऑप्शन बी आएगा, अर्थात ए और बी। तो ऑप्शन डी में ही बी आ रहा है, बी उसके बाद पुलिस उपाध्यक्ष उपाध्यक्षक आता है। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, किस संस्था को अत्याचार के खिलाफ अभियान के लिए 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किस संस्था को 1977 में अत्याचार के खिलाफ अभियान किया था, उसके लिए उनको शांति नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो यह मतलब किस संस्था को प्रदान किया गया था। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो संस्था है उसको प्रदान किया गया था। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में किया जाता है, हमें बताना है। तो किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ट्रांजिस्टर जो है वह आपका द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के मुख्य घटक के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के पहले नियम के अनुसार इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान डैश होता है। तो काफी क्वेश्चन भैया। तो इसका तो देखो सही आंसर हो जाएगा ना, इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से पारित आवेश की मात्रा के सीधी अनुपात में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो ठोस जो पदार्थ होते हैं उनके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है ना वो अधिकतम होता है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। और सबसे कम जो होता है वो आपका गैसों का होता है, फिर उसके बाद आएगा आपका द्रव का, द्रव के बाद आपका प्लाज्मा का, उसके बाद ठोस का। ये चारों अवस्थाएं दी गई हैं, आपका पदार्थ की अवस्थाएं दी गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दे रहा है, डाट डाट में जीडीपी वृद्धि दर केंद्र सरकार के राजकोषीय वित्तीय संतुलन और बाह्य संतुलन के संबंध में अर्थव्यवस्था के भविष्य का आकलन किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है। तो ये आपका समष्टि अर्थशास्त्रीय रूपरेखा संबंधी विवरण के लिए इसके किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया के लिए प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। एक पारिस्थितिकीय तंत्र की खाद्य श्रृंखला और उससे होने वाली ऊर्जा प्रवाह से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, गलत कथन का इनमें से हमें चयन करना है। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जीव का कोशीय स्तर जितना निम्न होता है उसमें उतनी ही कम ऊर्जा होता है। तो यह सही नहीं है इसका। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रहा है, प्रत्येक जिला पुलिस इकाई में पुलिस को कानूनी समस्याओं के बारे में सलाह देने के लिए एक या अधिक कानूनी सलाहकार की नियुक्ति करना निम्न में से किसकी जिम्मेदारी है, हमें बताना है। तो इनमें से किसकी जिम्मेदारी होता है, हमें बताना है।
तो राज्य सरकार का इसकी ज़िम्मेदारी होती। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष डट-डट की स्मृति में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो मनाया जाता है वो किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो जो पोखरण परीक्षण द्वितीय जो हुआ था, उसकी याद में हम लोग राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष मनाते हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस देश का 1 जनवरी 2025 से यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में 2 साल का कार्यकाल शुरू हुआ है, हमें बताना है। तो ऑप्शन ए दे रहा है आपका डेनमार्क, ग्रीस, बी में दे रहा है पनामा, सोमालिया, सी में दे रहा है पाकिस्तान। तो इन पाँचों देशों का जो है सदस्यता अस्थायी सदस्य के रूप में शुरू हुआ है 2 साल के लिए, ठीक है? तो उपयुक्त डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2025 में किसने स्पेस वॉक में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो जो सुनीता विलियम्स है, इन्होंने स्पेस वॉक में सबसे मतलब ज़्यादा समय तक चलने वाली बन गई हैं। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ठीक है? चलिए, हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है, हमें बताना है। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है उसमें भारत 12वें स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका, सॉरी सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है? और यह वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।